फ्रांसिस बेकन के समय 17वीं सदी में यूरोप में दो चीजें टकरा रही थी। पुराना ज्ञान, अरस्तू की परंपरा, नया प्रयोग आधारित विज्ञान। द न्यू अटलांटिस असल में एक घोषणा पत्र मैनिफेस्टो है कि समाज में असली शक्ति प्रयोगात्मक विज्ञान में है, ना कि केवल दर्शन में। बेकन ने कल्पना की कि भविष्य का समाज रिसर्च आधारित शासन पर चलेगा, ना कि ओनली फिलोसॉफिकल शासन पर। फ्रांसिस बेकन ये मानते थे कि आधुनिक साइंटिफिक सिस्टम का ब्लूप्रिंट हमारी सोच को बदलने से ही बन पाएगा। और बेकन ने यह भी कहा था कि भविष्य में सत्ता उन लोगों के हाथ में होगी जिनके पास डेटा और ज्ञान होगा। आज के दौर में देखें तो एआई, स्पेस रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी सब उसी विचार की निरंतरता है। छिपा हुआ सवाल, क्या ज्ञान ही अंतिम सत्य है? फ्रांसिस बेकन ज्ञान को शक्ति बताते हैं, लेकिन यहाँ एक गहरा प्रश्न है। अगर ज्ञान शक्ति है तो क्या वह खतरनाक भी हो सकता है? सालेमन हाउस गुप्त रूप से दुनिया की जानकारी इकट्ठा करता है। वे सब जानते हैं लेकिन सब कुछ साझा नहीं करते। यहाँ बेकन का एक खतरनाक संभावना दिखता है। बेकन की फिलॉसफी पॉजिटिव निगेटिव दोनों साइडों में चलती है। क्या वैज्ञानिक संस्थान भविष्य में अदृश्य शक्ति बन सकते हैं, या आधुनिक निगरानी राज्य सर्विलांस स्टेट की झलक भी हो सकती है? फ्रांसिस बेकन की अगर बात की जाए धर्म और विज्ञान के संतुलन पर, फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि धर्म को अपनी जगह रखा जाए और विज्ञान को अपनी जगह रखा जाए। अगर हमें कंट्रोल चाहिए तो धर्म और विज्ञान को अलग अलग लेकर चलना होगा। बेन सिल्वमैन धर्म और विज्ञान साथ चलते हैं, लेकिन ध्यान से देखें तो धर्म समाज को नैतिक बनाए रखने का काम करता है, बल्कि विज्ञान समाज को शक्तिशाली बनाता है। ये एक संतुलित संरचना है, पर सवाल है, क्या धर्म सामाजिक नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या विज्ञान सत्ता के लिए उपकरण बन सकता है? सामुद्रिक यात्रा का प्रतीकात्मक अर्थ। नाविकों का भटकना सिर्फ कहानी नहीं है, समुद्र, अनिश्चितता, द्वीप, नई चेतना, ये मानवता की यात्रा है, अज्ञान से ज्ञान की ओर। फ्रांसिस बेकन का राजनीतिक संकेत। फ्रांसिस बेकन इंग्लैंड की राजनीति में भी सक्रिय थे। ये किताब शायद एक संकेत भी थी। राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना है तो विज्ञान में निवेश करो, शोध संस्थान बनाओ, ज्ञान को राष्ट्रीय संपत्ति बनाओ। आज जो देश वैज्ञानिक रूप से मजबूत है वही वैश्विक शक्ति है। आधुनिक दुनिया से तुलना करें, सालेमान हाउस बराबर नासा, मिट, CIA का मिश्रण, बेंसलेम मतलब हाई टेक लेकिन नियंत्रित समाज, सीमित बाहरी संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा नीति। बेकन ने 1600 के दशक में ही भविष्य को देख लिया था। सबसे गहरी बात, फ्रांसिस बेकन की ये किताब हमें मानव अहंकार पर भी सवाल उठाने पर मजबूर करती है। अगर हम प्रकृति पर नियंत्रण पाले तो क्या हम ईश्वर जैसा बनने लगेंगे? क्या विज्ञान हमें मुक्त करेगा या हमें अपनी ही बनाई शक्ति का गुलाम बना देगा? दोस्तों, द न्यू अटलांटिस गहराई से दार्शनिक विश्लेषण करने पर हमें ये सारे पॉइंट्स समझ में आते हैं। दोस्तों, इस किताब के बारे में कई लोग जानते होंगे, इस किताब को कई लोगों ने पढ़ा भी होगा, पर मैं जितने भी पॉइंट्स आपको बताता जा रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स आपको, चाहे आप कंपटीशन में हो, चाहे आप कहानी के रूप में सुनते हो, दोनों तरीके से आपको लाभ करेंगे, समझ में आएंगे और इजीली आपके दिमाग में घुसते चले जाएंगे। तो सिर्फ ध्यान से सुनते हुए, रिलैक्स होकर सुनते हुए इस वीडियो को अपने गहराई में आत्मसात करें।
बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा में गहराई से लिखने के लिए अगर आप निबंध है तो साइंस एंड सोसाइटी या ऑटोपेन लेक्चर लिटरेचर तो लिख सकते हैं। ये एक आदर्श समाज का मॉडल है, एम्पियरिज्म का व्यवहारिक रूप, ज्ञान आधारित शासन की कल्पना, विज्ञान और नैतिकता का समन्वय। द न्यू अटलांटिस सिर्फ एक सपना नहीं है, एक चेतावनी है। बेकन कह रहे हैं, ज्ञान लो, प्रयोग करो और आगे बढ़ो, लेकिन नैतिकता मत छोड़ो। दोस्तों, ये किताब एक अधूरी लेकिन बेहद प्रभावशाली यूटोपियन आदर्श समाज की रचना है। द न्यू अटलांटिस में बेकन ने एक ऐसे समाज की कल्पना की है जहां विज्ञान, ज्ञान और अनुसंधान समाज की प्रगति का मुख्य आधार है। कहानी को अगर हम देखें तो कुछ नाविक समुद्र यात्रा के दौरान भटक जाते हैं और एक अज्ञात द्वीप पर पहुंचते हैं जिसका नाम है बेनेसलम। यह द्वीप बाकी दुनिया से अलग है और बहुत विकसित है। बेनेसलम एक आदर्श समाज है। यहाँ के लोग अनुशासित, धार्मिक और नैतिक हैं। समाज में शांति, सदाचार और व्यवस्था है। बाहरी दुनिया से संपर्क कम रखते हैं ये लोग ताकि संस्कृति शुद्ध बनी रह सके। सालोमन हाउस, यह इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। सालोमन हाउस एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहां वैज्ञानिक नई नई खोजें करते हैं। इसे आधुनिक समय की रिसर्च लैब या वैज्ञानिक संस्थानों का पूर्व रूप माना जा सकता है। यहाँ के लोग प्रकृति का अध्ययन करते हैं, नए आविष्कार करते हैं, प्रयोग करते हैं, समाज की भलाई के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं। विज्ञान की शक्ति, बेकन का मानना था कि नॉलेज इज पावर, ज्ञान से ही आपको शक्ति मिल सकती है। इस किताब में बताया गया है कि विज्ञान से बीमारियों का इलाज, मौसम पर नियंत्रण, मशीनों का निर्माण, संचार के साधन, प्रकाश और ऊर्जा के प्रयोग, ये सब सोलोमन हाउस में विकसित किए जाते हैं। धर्म और विज्ञान का संतुलन, बेंसलेम में ईसाई धर्म का प्रभाव है। धर्म और विज्ञान में टकराव नहीं है, दोनों मिलकर समाज का विकास करते हैं। बेकन ये दिखाना चाहते हैं कि विज्ञान और आस्था साथ चल सकते हैं। परिवार और नैतिकता, परिवार संस्था मजबूत है, विवाह को पवित्र माना जाता है, समाज में चरित्र को बहुत महत्व दिया जाता है। बाहरी दुनिया से दूरी क्यों? बेनेसलम बाहरी दुनिया से सीमित संपर्क रखता है क्योंकि वे अपनी उन्नति और शांति बनाए रखना चाहते हैं, बाहरी बुराइयों से बचना चाहते हैं। बेकन का उद्देश्य, बेकन एक दार्शनिक थे। वो चाहते थे यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति आए। समाज अनुभव और प्रयोग पर आधारित हो, केवल किताबों के ज्ञान पर निर्भर ना रह जाए। ये किताब अधूरी क्यों है? द न्यू अटलांटिस पूरी नहीं हुई। बेकन की मृत्यु के कारण ये रचना अधूरी रह गई। दोस्तों, इस किताब से परीक्षाओं में किस चीज़ को पूछा जा सकता है या परीक्षाओं के लिए क्यों खास है, इसके कुछ पॉइंट्स बताते हैं। ये यूटोपीय साहित्य का उदाहरण है, वैज्ञानिक क्रांति की सोच को समझाता है। बेकन के दर्शन इंपेरिज्म को दर्शाता है, निबंध और दर्शन शास्त्र में काम आता है। दोस्तों, द न्यू अटलांटिस एक कहानी नहीं है, एक सपना है, एक ऐसे समाज का जहां विज्ञान, नैतिकता और ज्ञान मानवता को ऊंचा उठाते हैं। इस किताब से हमें 10 मुख्य सीख मिलती है। नंबर 1, ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। नंबर 2, विज्ञान समाज को बदल सकता है। दोस्तों, आज के समाज में अगर हम देखते हैं तो विज्ञान ने कितना कुछ बदल कर रख दिया है चंद सालों में ही। तो यही बेकन 1600 में ही इस चीज की कल्पना कर रहे थे जो जिंदगी आज हम लोग जी रहे हैं। प्रयोग और रिसर्च जरूरी है। बेकन का ये मानना था कि सिर्फ किताबी ज्ञान पर हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें रिसर्च करना चाहिए और खोज भी।
कोशिश करते रहना चाहिए। नंबर 4, नैतिकता के बिना प्रगति अधूरी है। बेकन का ये मानना था कि अगर समाज में नैतिक लोग ना हो तो प्रगति बेकार है। नंबर 5, विज्ञान और धर्म विरोधी नहीं है। इससे पहले, बेकन की इस किताब से पहले तक अगर देखा जाए तो, या इस किताब के बाद भी कुछ समय तक देखा जाए तो, विज्ञान और धर्म एक दूसरे के दुश्मन थे। लेकिन इस किताब में ये बताने की कोशिश की गई कि विज्ञान और धर्म एक साथ रहकर समाज का कल्याण कर सकते हैं। नंबर 6, अनुशासन से समाज मजबूत बनता है। बेकन ये मानते थे कि बिना अनुशासन के इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हमें जीवन में तरक्की चाहिए, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज बेहतर बने, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज के लिए चीज़ें अच्छी जाएं, तो हमें अनुशासन रखना ही होगा। बेकन ये कहते थे कि शिक्षा विकास का आधार है। एजुकेशन को बेकन हमेशा प्रायोरिटी देते थे, प्राथमिकता देते थे। 8वें पॉइंट की बात करें तो सरकार को शोध पर बढ़ावा देना चाहिए। बेकन का ये मानना था कि सरकार रिसर्च पर ज़्यादा काम करे, नई नई चीज़ों की खोज करे, नए नए चीज़ों को डेवलप करे अच्छे तरीके से। नंबर 9 की बात करें तो समाज में चरित्र सर्वोपरि है। फ्रांसिस बेकन का ये मानना था कि बिना कैरेक्टर के इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। चरित्र सबसे नंबर 1 पर है। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो फ्रांसिस बेकन ये मानते थे कि भविष्य वैज्ञानिक सोच का है। बेकन की कहानी में अगर हम बात करें, इस कहानी में, तो हमेशा से बेकन ये कहना चाहते थे कि इंसान को हमेशा अपने लाइफ में रिसर्च, नई खोजों को प्राथमिकता देनी चाहिए। कोई भी समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब उसके पास कुछ नया हो, क्योंकि सेम चीज़ें इंसान को बोरिंग करती है और सेम चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक रह जाए तो उसमें से ईविल जन्म लेता है। हमेशा कुछ ना कुछ नया होते रहना चाहिए। अगर जीवन में समाज को और जीवन को बेहतर ढंग से पनपाना है, एक बेहतरीन समाज की रचना करनी है, तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए। अगर हम नए के पीछे नहीं हैं तो हम पुराने के नीचे दबकर मर जाएंगे। बेकन का यही मानना था। फ्रांसिस बेकन एक चीज पर और काम कर रहे थे। उनका ये मानना था कि हमारे जीवन में दौलत, पैसा और सुख ऐश्वर्य से ज़्यादा ज़रूरी हमें अनुशासन और कैरेक्टर वाला समाज डेवलप करना है। क्योंकि जिस समाज में कैरेक्टर है और डिसिप्लिन है, वो समाज हमेशा प्रगति ही करेगा। क्योंकि जीवन आपको अनुशासन ही सिखाता है। हर चीज़ें समय पर होती हैं, कुछ भी बिना समय के नहीं होता। इस दुनिया में अगर आप कुछ भी चीज़ें करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक चीज़ पर बहुत विशेष काम करना होगा, और वो चीज़ ये है कि आपको अपने आप को अनुशासित करना होगा। किसी एक विचार पर, किसी एक कर्म पर, किसी एक चीज़ पर आप अगर अनुशासित रहते हो तो आप द न्यू अटलांटिस में बताए गए बहुत मूलभूत सिद्धांतों में से एक सिद्धांत डिसिप्लिन को अपना रहे हो। द न्यू अटलांटिस ये कहती है कि विज्ञान और धर्म एक साथ चल सकते हैं। अगर देखा जाए तो विज्ञान और धर्म लगभग एक ही हैं। इंसान ने इस दुनिया में जो कुछ भी आविष्कार किए हैं, अपने अपने धार्मिक किताबों को पढ़ने के बाद कल्पना करना सीख कर किए हैं। हम कभी ये कल्पना ही नहीं कर पाते कि उड़ने वाली चीज़ें भी होती हैं। हम कभी ये कल्पना नहीं कर पाते कि परमाणु हथियार भी होते हैं। लेकिन चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो कोई भी धर्म हो, उन धर्मों में इन चीज़ों के बारे में पहले से जिक्र है। फिर चाहे उन्हें लोग कल्पना माने, चाहे उन्हें कुछ भी माने, पर उन जिक्रों को लेकर हमने कल्पना करना शुरू किया, और कल्पना तथ्यों से बड़ी है, अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था। उन कल्पना के जरिए हमारे जिंदगी में
हमने उन चीज़ों को वास्तविकता में लाकर खड़ा कर दिया, फिर चाहे वो एटम बम हो या फिर एरोप्लेन हो या फिर कुछ भी हो। आज के दौर में हम टेक्नोलॉजी के चरम पर तो नहीं, पर एक अच्छे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वाली ज़िंदगी को जी रहे हैं। फ्रांसिस बेकन ने 1600 में इसी की कल्पना की थी। उन्होंने यही कहा था कि समाज में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने रिसर्च को आगे बढ़ाना होगा, आपको नई चीज़ों को जानने का इच्छुक होना होगा, आपके अंदर भूख होनी चाहिए कुछ नया पाने की, नया हासिल करने की। अगर आपके अंदर ये भूख नहीं है तो आप ये मान के चल सकते हो कि आप अपने जीवन में कोई भी चीज़ बहुत लंबे समय तक कायम नहीं रख सकते, क्योंकि ये सिंपल सी फिलॉसफी है कि इंसान जहाँ से सीखना बंद करता है, आदमी जहाँ से बेहतर होना बंद करता है, उसके बदतर होने के दिन उसी जगह से शुरू होना शुरू हो जाते हैं। तो जीवन हमें वही लौटाता है जो जीवन में हम देते हैं। फ्रांसिस बेकन हमें यही समझाना चाहते थे कि अपने जीवन, कोई भी व्यक्ति हो, इंडिविजुअल हो या इंटरप्राइज हो, यानी अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में इस किताब से कुछ सीखना चाहता है तो 3-4 मेन पॉइंट है। नंबर 1 डिसिप्लिन, नंबर 2 रिसर्च, नंबर 3 धर्म और विज्ञान को एक नज़रिए से देखना, और नंबर 4 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने कैरेक्टर को डेवलप करना। इन 4 चीज़ों पर इंसान काम करे, इंसान जल्दी ही कामयाब हो सकता है। और अगर आपको अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ डेवलप करना है, तो उस चीज़ के लिए आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप काम करने के इच्छुक हो, अगर आप चीज़ों को डेवलप करने के इच्छुक हो, तो बहुत जल्दी आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपको अपने जिंदगी में किसी भी चीज को लॉन्ग टर्म प्रायोरिटी नहीं देना है। आपको सिक्योर जीवन नहीं जीना है, आपको सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप अपने जीवन में रिस्क लो। बेकन यही कहना चाहते थे कि जीवन में आपको रिस्क लेना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में रिस्क लेते हो, अगर आप अपने जीवन को आगे की तरफ देखना चाहते हो, तो आपको पीछे की सारी मान्यताओं को चैलेंज करना पड़ेगा। अगर आप चैलेंज करना सीख रहे हो तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। अगर आप चैलेंज करना नहीं जानते तो आपका जीवन धीरे धीरे नीचे ही गिरता चला जाएगा। फ्रांसिस बेकन की इस किताब ने बहुतों की जिंदगी को एक बेस दिया है। फ्रांसिस बेकन अपने जीवन में एक बहुत ही सफल राइटर्स में से एक थे, और उनका दर्शन आज भी लोगों के लिए नियम के रूप में काम करता है। लोग उसे नियम मानकर चलते हैं। और ये किताब पूरी ना कर पाने के बाद भी इस किताब से बहुत कुछ ऐसा है जो लोगों ने सीखा, और आज उसी द्वीप के कल्पना को लोग जी रहे हैं, जो कि यूरोप में आप देख सकते हो काफी कुछ इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है। हमारी जिंदगी की सोच यही है कि हमें अपने जीवन में तरक्की अगर करना है तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि हमें अपने आप को एक एक मिशन, एक टारगेट, एक लक्ष्य, एक गोल, एक पर्पस के प्रति अपने आप को समर्पित करना। अगर हम अपने आप को समर्पित कर पाते हैं तो हमारी जिंदगी में तरक्की होगी, और अगर हम अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो हम हासिल कर सकते थे पर हासिल नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे कारण सिर्फ इतना सा है कि अगर हमें अपने जीवन को कंट्रोल करना है तो हमें अपने कैरेक्टर, हमें अपने डिसिप्लिन और हमें अपने लाइफ को कंट्रोल करना सीखना होगा। हमें ये सीखना होगा कि हर चीज के लिए सिर्फ हम और हम जिम्मेदार हैं। आसान शब्दों में कहें तो हमें ये मानना होगा कि हमारे जीवन में मिले हर परिणाम के पीछे सिर्फ हम हैं। फिर चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, सब कुछ हमसे ही शुरू होता है। और डिसिप्लिन की अगर बात करें तो डिसिप्लिन बहुत बोरिंग चीज है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में डिसिप्लिन को शुरुआत में अपनाने पर बहुत 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 दर्द और बहुत दुख झेलता है, पर अनुशासन आपको एक ऐसा व्यक्ति बना देता है जो व्यक्ति बिना अनुशासन के रह ही नहीं सकता, और जिस व्यक्ति के जीवन में
अनुशासनिक ज़िंदगी जीने के बाद व्यक्ति के जीवन में सिर्फ अनुशासन ही अच्छा लगता है उसे। जैसे सुबह उठना, रोज़ सुबह उठना, रोज़ एक ही टाइम पे उठना, रोज़ रनिंग करना, रोज़ फिजिकल एक्टिविटी करना, रोज़ किताबें पढ़ना, रोज़ समय से ब्रेकफास्ट करना, रोज़ समय से नहाना, ब्रेकफास्ट करना, रोज़ समय से अपना काम करना, रोज़ ईमानदारी से काम करना, रोज़ डेली समय से अपने घर पे आना, डेली अपने बच्चों परिवार के साथ समय बिताना, डेली शाम में रात में पढ़ना, डेली रात में वर्कआउट करना, डेली रात में शावर लेना, नहाना, या डेली रात में अपने आप को डेवलप करने के लिए कुछ करना, और डेली रात को समय से सो जाना। आसान नहीं है, लेकिन जब आप इस चीज को करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आप एक चीज देखोगे कि आपके जीवन में क्रांति घटने लगती है। आप जीवन को कंट्रोल करने लगते हो और धीरे धीरे आपके जीवन में प्रगति स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको अपने जीवन में प्रगति स्टार्ट करनी है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने आप को सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करो, और वो है, सिंपल फिलॉसफी ये है कि कुछ चीज़ों को अपने ज़िंदगी के नियम मानकर चलो। फ्रांसिस बेकन इसी पे बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि आपको अपने जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है तो आपको अपने कैरेक्टर को, डिसिप्लिन को और नैतिक इंसान, एक अच्छी सोसाइटी को जीवन का एक अभिन्न अंग मानकर चलना होगा, और उस रिसर्च, उस वैज्ञानिक थिंकिंग को अपनाना होगा जो आपको आगे बढ़ा सकती है। दुनिया में पॉजिटिव निगेटिव दोनों होते हैं, पर आपको आशा से भरे रहना होगा, आपको पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाना होगा, और पॉजिटिविटी को आपको अपने जीवन में अपनाने के बाद आगे बढ़ना होगा। आपको लगातार ये सोचना होगा कि मैं अपने जीवन में बेहतर कर सकता हूँ, और जिस दिन आप इस तरीके से सोचना शुरू करोगे आपकी ज़िंदगी उसी तरीके से बदलना शुरू होगी। सारे धर्म ग्रंथ, सारे धर्म ग्रंथों के अलावा सारी वैज्ञानिक रिसर्च, बहुत कुछ ऐसा है जो ये बताता है कि अगर आप अपने जीवन में सोचने का तरीका बदल लो तो आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। आप अपनी ज़िंदगी में वही पाते हो जो आप अपनी ज़िंदगी के लिए कल्पना कर पाते हो। जीवन आपको वही लौटाएगा जो आप जीवन में डालोगे। तो आप अपने जीवन में क्या डाल रहे हो, ये इसका चुनाव आप हर पल कर रहे हो, हर समय कर रहे हो, हर दिन कर रहे हो। आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होना चाहिए कि आप अपने जीवन को कंट्रोल करने के लिए कुछ चीजों पे ध्यान दो। सबसे पहली चीज, समाज आपको भ्रमित करने के लिए बहुत कुछ देगा। आपको एक कैरेक्टर वाला इंसान बनना है। दूसरी चीज, आपको अपने लाइफ में डिसिप्लिन रखना है। तीसरी चीज की बात करें तो आपको अपने जिंदगी में एक चीज पे काम करना है, और वो चीज है कि आपको हमेशा आगे बढ़ने की सोच से भरे रहना होगा। आप अगर इन चीजों को फॉलो करते हो तो आपकी जिंदगी में एक अभूतपूर्व परिवर्तन स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, फ्रांसिस बेकन की कहानी काफी कुछ हमारी जिंदगी की कहानी है। जो द न्यू एटलांटिस, इस किताब में कुछ सिद्धांत जो दिए गए हैं वो हमारे जीवन को, हमारे समाज को ऊंचा उठाने के लिए, हमें अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, हमारे सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए ये किताब काम करती है। इस किताब को सिद्धांत बनाकर, इस किताब को नियम बनाकर बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी को जिया है, और इस किताब के कारण आज अगर देखें तो यूरोप इतना डेवलप है। दोस्तों, फिलॉसफी इंसान को बदल देती है, सिद्धांत, नियम इंसान को चेंज कर देते हैं, और जिस नियमों की बात फ्रांसिस बेकन ने इस किताब में की है, जाहिर सी बात है कि वो नियम इंसान को बदलने की क्षमता रखते हैं। इन्हीं नियमों पर चलकर हर महान सफलताएं हासिल की जाती हैं। इन्हीं नियमों के जरिए इंसान अपने जीवन में तरक्की कर पाता है। तो फ्रांसिस बेकन की इस किताब के बारे में डिटेल में कहानी के तौर पे तो बहुत से लोगों ने आपको बताया होगा, पर इस किताब का जो असली निचोड़ है वो मैंने आपको बताया। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप यहाँ तक चले आए हैं वीडियो को सुनते सुनते तो जाहिर सी बात है आपके अंदर सुनने की इच्छा है। अगर आपके अंदर सुनने की इच्छा है दोस्तों, तो मैंने काफ़ी सारे राइटरों को इसमें कवर किया है और कवर करता चला जाऊँगा।
अगर आपकी कोई राय है किसी राइटर्स की किताब, किसी कोई चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हो, उसकी समरी सुनना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और कमेंट करो, मैं ज़रूर उस पर आपको रिप्लाई दूंगा और कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उस किताब के बारे में एक बेहतरीन समरी आपके लिए बना सकूं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरी आवाज़ अगर आपको पसंद आ रही है तो उसके लिए भी लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक बहुत ही बेहतरीन लाइफ चेंजिंग वीडियो में कुछ समय के बाद। थैंक यू वेरी मच।